नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा कि 13 जनवरी वो तारीख है जिस दिन दिल्ली के दंगल में उतर जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे पहली रैली और यहां पर दिल्ली चुनाव का आगाज यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए करने वाले हैं। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में मिशन 27 की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। संगठन का पुनर्गठन इसके लिए शुरू कर दिया है और बूथ स्तर तक भी प्लान बना लिया गया है कि कैसे मिशन 27 यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना जो परचम है उसको लहरा पाए। इसी के साथ आगे जिक्र होगा लाडली बहना योजना का, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े कथित घोटाले का दावा कर दिया है और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि लाडली बहना योजना से काटे गए 1.5 लाख से अधिक नाम। तो दोस्तों 1.5 लाख जो लाभार्थी थे उनके नाम काट दिए गए हैं। पूरी खबर आपको जरूर बताऊंगा। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार का, जहां पर बिहार बना बेरोजगारी का गढ़। नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने यह बात कहा है और कहा है कि माई बहन मान योजना में देंगे 2500 रुपया। तो दोस्तों महिलाओं के लिए खुशखबरी है, बिहार के महिलाओं के लिए, और यहाँ पर माई बहन मान योजना में वो देने वाले हैं 2500 रुपये। बिहार में ये तेजस्वी यादव की सरकार करने वाली है। ऐसा आपको बता दें, बिहार में भी चुनाव निकट है तो इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिसमें एक देश एक चुनाव बिल पर बीजेपी का जो दोस्त है वो भी साथ नहीं दिख रहा है और जेपीसी की बैठक में विपक्ष के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं भाजपा के अपने सहयोगी। तो दोस्तों हर एक खबर डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक के लिए करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 13 जनवरी को जो है वो दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के दंगल में 13 जनवरी को उतरेगी, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के लिए उनके समर्थन में पहली रैली इस तारीख से शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को एक चरण में ही वोट डाल दिए जाएंगे और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी 2025 को आ जाएंगे। और इसी बीच कांग्रेस ने अपनी चुनावी रण का आगाज करते हुए कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहली बार दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी 13 जनवरी 2025 को दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और सूत्रों के मुताबिक उनकी पहली रैली सीलमपुर में हो सकती है और वो पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवारों के समर्थन में ये रैली करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी सरीखे बड़े नेता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। तो इससे संदेश साफ है कि 13 तारीख से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना पूरी ताकत झोंकने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में अब आचार संहिता भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में 2 रैलियां कर भी चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता पदयात्रा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी 13 तारीख से इसको शुरुआत करने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जो 2027 में है। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण राज्य है, इतना बड़ा राज्य है कि उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी और कांग्रेस ने ऐसा किया भी है। और कांग्रेस 2027 में मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई है और संगठन का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया है और बूथ लेवल पर भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने। जहाँ दोस्तों यूपी में साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कसते हुए अपनी संगठन को मजबूत करने के अलग अलग वो बैठक कर रही है और पिछले दिनों भंग हुए पूरे संगठन के बाद अब संगठन नए रूप से बनाया जा रहा है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को पूर्वांचल के अंतर्गत 13 जिलों की बैठक हुई और बुधवार को प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत 12 जिलों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ संगठनात्मक रणनीति बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा बूथ लेवल मैनेजमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से शुरुआत उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लाडली बहना योजना से काटे गए 1.5 लाख से ज्यादा नाम। मध्य प्रदेश
प्रदेश में कांग्रेस के दावों से मच गई है सनसनी। जहां दोस्तों जब चुनाव होते हैं तो महिलाओं को पैसे देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव में जब पार्टी जीत जाती है तो ऐसी खबरें सामने आती हैं कि 1.5 लाख महिलाएं जो लाभान्वित कभी हुई उनके नाम काट दिए गए। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि लाडली बहनों की संख्या में लगातार कटौती की जा रही है और हर महीने 1.5 लाख बहनों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि नए नाम को जोड़ा भी नहीं जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जब योजना शुरू की गई थी उस समय महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 बताई गई थी और इसके बाद लगातार लाडली बहनों की संख्या में कमी की जा रही है। 11 जनवरी 2024 को सरकार ने 1,29,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया। तो दोस्तों 1,31,00,000 से 1,29,00,000, तो क्या जो 2 लाख महिलाएं हैं जो इनमें से बची, क्या वो अब लाडली नहीं रही क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में ख़त्म हो गया? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या चुनावी हथकंडा ये था या फिर आखिर में कुछ सोचा गया था कि महिलाओं के हाथ में जब कुछ पैसे महीने होंगे तो उनका सशक्तिकरण होगा और इसका असर उनके बच्चों के पोषण पर भी पड़ेगा। अगर ये सोच करके लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी तो फिर आखिरकार इनमें हर साल या फिर हर महीने कटौती क्यों की जा रही है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा और कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार बना बेरोजगारी का गढ़, नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कर दिया प्रहार और कहा कि माई बहन मान योजना में देंगे 2,500 रुपया। तो दोस्तों अब बिहार की बात फिर वही बात कि माई बहन मान के नाम से योजना बदल गया है, लेकिन महिलाओं को पैसे हाथ में देने हैं और इस बार 2,500 रुपये बिहार की महिलाओं को देने हैं। ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बेरोजगारी का गढ़ बन गया है और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद महिलाओं बहनों को 2,500 रुपये का सम्मान दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कैमूर में महिला संवाद के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है, अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया और इसके साथ साथ अगर महिलाओं के हाथ में एक कुछ अमाउंट सुनिश्चित किया गया कि हर महीने मिल जाएगा, तो इससे वाकई में बिहार जैसे राज्य की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि देश में आज बिहार का गरीबी, पलायन और बेरोजगारी में देश में बिहार नंबर 1 है और उनकी सरकार बिहार में बनी तो हर घर को 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी, जबकि वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिए जाएंगे। इसका तो हम खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए या सस्ती करनी चाहिए, ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश चुनाव बिल पर बीजेपी का दोस्त भी नहीं आया साथ, जेपीसी की बैठक में विपक्ष के सुर में मिला दिया सुर। जी हाँ दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय कमेटी की पहली बैठक में जेडीयू और विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को बिल की व्यवहारिकता और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसको व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी इसमें नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको लेकर सवाल उठाया गया। ये बिल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संसद के पिछले सत्र में इसको पेश किया गया था और विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिल की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता है और जो संघवाद के यानी कि फेडरलिज्म के जो कुछ मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पर विपक्ष नेता लगातार उठा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन में, वो ये है कि मान लीजिए एक साथ हर एक राज्य में चुनाव करा दिया गया, लेकिन जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और मध्य प्रदेश की सरकार 6 महीने में गिर गई। उस स्थिति में मध्य प्रदेश को क्या 4.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगली सरकार के लिए, और क्या वहाँ के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार द्वारा शासन चलाते रहने के लिए 4.5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा?
और अगर नहीं करना पड़ेगा तो क्या तभी मध्य प्रदेश में अलग चुनाव हो जाएंगे? और अगर मध्य प्रदेश में मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि 6 महीने बाद फिर से चुनाव हो जाते हैं, तो फिर जो नए विधायक चुने गए हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? क्या वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे या फिर वो बचे हुए रिमाइंडर ऑफ टर्म्स के लिए चुने जाएंगे? इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के नागरिकों को अधिकार है कि उनके ऊपर जो शासन है वो उनके द्वारा चुना गया हो। इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए लोग ही आपके ऊपर शासन करें। लेकिन क्या 4.5 साल जो उनको रुकना पड़ेगा, क्या वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहेंगे? और क्या उससे वो जो लोकतंत्र वाला मुद्दा है, 4.5 साल लोगों को अपने चुने हुए, अपने जो प्रतिनिधि उन्होंने अपने इलाकों से चुने होंगे, उनका कोई रोल क्या 4.5 साल नहीं रहेगा? क्या वो उसके बिना ही रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो फेडरलिज्म का क्वेश्चन भी उठाता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का भी क्वेश्चन उठाता है। तो काफ़ी सारे इसमें विवाद जुड़े हुए हैं। देखना होगा भारत की सरकार और भारत की संसद इस पर क्या फैसला लेती है। आपको अगर लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो इस प्रकार की खबरें आप तक रोज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर सुबह सुबह पहुंच जाया करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रमेश विधुड़ी के खिलाफ भड़की है प्रियंका गांधी और पलटवार करते हुए कहा है कि अपने गालों की बात आप क्यों नहीं करते। दरअसल दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि रमेश विधुड़ी ने अपनी एक बयान में कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक निचले स्तर की टिप्पणी करके उन्होंने राजनीति के स्तर को और ज़्यादा गिराया, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। और प्रियंका गांधी ने अब इस पर अपना जो प्रतिक्रिया है वो दी है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रिप्लाई देते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि रमेश विधुड़ी का जो बयान है वो बेहुदा है। उन्होंने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। वायनाड सांसद ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि रमेश विधुड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में रमेश विधुड़ी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधुड़ी कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। हालांकि दोस्तों ये अपने नज़रिए पर है कि कोई इस बयान को कैसे लेता है, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी इस बयान को बेहुदा मानती हैं तो हमें भी बेहुदा ही मानना चाहिए। और अगर इस बयान को हल्के में लेने का और नज़रअंदाज करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को है। अगर वो इसको नज़रअंदाज कर देती और मजाक में ले लेती तो शायद बात अलग होती, जैसा हेमा मालिनी के केस में और लालू यादव के केस में हुआ था। जब लालू यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कों को बना देंगे तो उस समय की स्थिति अलग थी, ये स्थिति अलग है। अब क्योंकि प्रियंका गांधी इसको बेहुदा बयान बता रही हैं, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अंबेडकर के कथित अपमान पर अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद दायर किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है और अधिवक्ता के अनुसार सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता धमौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी राम खिलावन ने शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई है। अंबेडकर को करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं और शाह के बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है और इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। अधिवक्ता ने कहा कि इसी बात को लेकर परिवादी राम खिलावन ने मेरे जरिए अदालत में परिवाद दायर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भावनाएं आहत हुई हैं और इसीलिए
कोर्ट में जाकर के परिवाद दायर कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। तो आगे क्या कार्रवाई होगी यह हम आपको अगले दिन, जिस दिन कार्रवाई होगी उस दिन बताएंगे। उससे पहले रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो गई है बड़ी डील? दोनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ बना लिया है क्या कोई बड़ा प्लान? जी दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है और इस बार के दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। कांग्रेस भी दिल्ली वालों को एक से बढ़ के एक गारंटी देने लगी है और कांग्रेसी नेताओं का मिजाज देखकर इस बार लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ अरविंद केजरीवाल को वो टक्कर देंगे। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खासकर कांग्रेस नेता अजय माकन की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह के सबूत सार्वजनिक करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द हो जाने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है और ऐसे में कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होने से पार्टी को नुकसान का डर सता रहा है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा? इंडिया गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक अंदाज में हमला नहीं करने की सलाह दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही कारण है कि अजय माकन को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चितकालीन समय के लिए टालना पड़ा है। तो दोस्तों, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो देशद्रोह के जो सबूत उनके पास कथित सबूत है उसको वो सार्वजनिक करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर इसको अचानक रद्द कर दिया गया और कब तक के लिए टाल दिया गया? अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया गया। तो क्या संकेत है? क्या कोई बड़ी डील इनके बीच में हो गई है जिसके बाद यहाँ पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा? और क्या आप दिल्ली के वोटर्स इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलके सरकार चला रहे होंगे। अगर जीत जाएं तो ये दूसरी बार होगा जब गठबंधन की सरकार चलेगी। पहले की सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि बजट से जुड़ी आ रही है। बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साध दिया है और जीडीपी वृद्धि के अनुमान में कटौती पर बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार को भारत में गरीबों की आमदनी बढ़ाने, मनरेगा मजदूरों में इजाफा करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया और कांग्रेस नेता ने कोविड के दौरान सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा दिए। इसी के साथ आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी वृद्धि में जो अनुमान था उसकी कटौती कर दी गई है, यानी कि अब सरकार ऐसा मानती है कि जो हमारा जीडीपी बढ़ेगा उसका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विकास और निवेश पर मोदी के बादल छा गए हैं, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर निराशाजनक पृष्ठभूमि हुई है। तो दोस्तों, आर्थिक बजट आने वाला है। यहाँ पर फरवरी में बजट पेश होगा, बजट सेशन शुरू होगा और उससे पहले जिस प्रकार से निवेश भारत में चल रहे थे और भारत का विकास, इस पर मोदी का बादल छा गया है, ये बयान जयराम रमेश ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश से समझौते का कोई सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। दोस्तों, लगातार खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और वापस यह महागठबंधन में आएंगे और बिहार की सरकार चुनाव से कुछ दिन पहले बदल जाएगी। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और सीधा सीधा दो टूक कहा है कि नीतीश से समझौते का कोई सवाल है ही नहीं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से समझौते का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में गठबंधन का कोई मतलब अब जेडीयू से नहीं रहा है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बार बार इस बारे में सवाल किया जा रहा था तो लोगों को ठंडाने के लिए उन्होंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार को वो नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे और उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल से एनडीए सरकार ने
राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बुधवार को बक्सर पहुंचे और यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी और पलायन के जो मामले हैं वो बिहार में नंबर 1 पर हैं और 20 साल से राज्य में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से एनडीए है, फिर भी बिहार लगातार पीछे होता जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसमें आपको बता दें कि चुनावी वादों में पीछे नहीं रहना चाहती है कांग्रेस और इसी के लिए गारंटी पर गारंटी दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पूरी की पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। कांग्रेस ने अब तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे नेताओं के खिलाफ अपने बड़े नेताओं को उतारा है। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीति में जो अभी तक होता आता था उसमें ज़्यादातर सीटों पर यह देखा जाता था कि जो बड़े नेता होते थे उनकी जगह पर विपक्ष की पार्टी जो है वो डमी कैंडिडेट उतार देती थी, कोई बहुत ताकतवर नेता नहीं उतारा जाता था। लेकिन हाल के सालों में ये देखने को मिला है कि अब कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलती है और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आतिशी मार्लेना के खिलाफ यहाँ पर अपने तगड़े नेताओं को खड़ा किया है।